दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ है और मस्त हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी हमारे सामने क्या क्या मेजर इश्यूज और चैलेंजेस हैं एक्वाकल्चर को लेके, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में हम पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास पैरेलली जो फार्मर्स फेल हो जाते हैं उनके वो क्या क्या इश्यूज आते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है और कैसे हम उसको ट्राई करें कि ओवरकम करें। हम इस पर ये बातें करने वाले हैं। जैसे जैसे हमारा कल्चर पहले एक्सटेंसिव फार्मिंग था, फिर सेमी इंटेंसिव फार्मिंग हुआ, अब इंटेंसिव फार्मिंग पे सब फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक डिजीज का आ रहा है। तो डिजीज का आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारा वेदर चेंज होगा, अगर डिजीज का आउटब्रेक होता है तो स्पेसिफिक मेडिसिन आपके फार्म पे होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हमारी मास मोर्टेलिटी हो जाती है और हमें काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। दूसरा हमारा जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट में चाहे वो सीड क्वालिटी सीड हो, तो अगर क्वालिटी सीड है तो उसका आपको ब्रीड और सीड पता होना चाहिए। या हम फीड की बात करें, जितने इंग्रेडिएंट्स है फीड के, उसकी कॉस्ट भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो जो इनपुट कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज होते जा रही है। ये सबसे बड़ा मेजर हमारे सामने चैलेंज है। और जो हमारा फिश का प्राइस है वो उस रेस्पेक्ट में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम या तो FFPOs बनाएं या हम अपनी रिटेल मार्केट डेवलप करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो लास्ट के 5 साल में मैं अपना भी एनालिसिस बताऊं तो फीड का प्राइस 25 से 28% बढ़ गया है, लेकिन एंड यूजर जो फिश का प्राइस है वो हमारा मार्केट में नहीं बढ़ा है। तो मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। अगर हमें सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना है तो हमें फिश का प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि उसकी अच्छी मार्केटिंग करे। हमारे जो फिश ऑयल या फिश मील है उसकी भी हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है और वो हमारा शॉर्टेज होता जा रहा है। तो हमें उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस पे भी काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में केवल मैं वो 7-8 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि जो कि हमारे मेजर इश्यूज आ रहे हैं आज की डेट में, करंट सिनेरियो में, एक्वाकल्चर को लेके, फिश फार्मिंग को लेके, कि कोई बंदा आ रहा है और वो जा रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर फिश फार्मिंग में ऐसा ही होता रहेगा तो जो हमारा प्रोडक्शन का टारगेट है गवर्नमेंट का कि 2030 तक 30 MMT हो जाए और 2047 तक 40 MMT हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। तो हमें बंदों को सिस्टम में रोकना पड़ेगा, सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, या हम इस बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमें इन सब बातों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें उसी पे काम करना पड़ेगा। हमारे सिस्टम्स में चाहे आप किसी पद्धति में मछली पालें, एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो जो एनर्जी है अभी वो हम बोलते तो सब है कि एग्रीकल्चर अलाइड है, लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमें कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज़ करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर कैच है। तो हमें उस पर भी वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर में आनी चाहिए। जितने हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, अगेन वो भी एक इस इंडस्ट्री का चैलेंज है, क्योंकि जो इतने भी कम्युनिटी पॉन्ड्स हैं वो बड़ी चीप लीज में मिल जाते हैं और वो वाले फार्मर्स उन पे केवल सीड स्टॉक कर देते हैं। ड्यू टू नेचुरल फूड अवेलेबिलिटी या प्लांटन अवेलेबिलिटी वो चीप प्राइस पे मार्केट में सेल कर देते हैं, जिसके कारण जिसने फीड बेस्ड कल्चर करा है वो उसकी कॉस्ट मैच ही नहीं कर पाता और उसको भी लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हमें ऐसे फार्मरों से टाइप करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, एक कंसोर्टियम बनाना पड़ेगा और मार्केट प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा कि जिससे कि सारे फार्मर्स एक लोकेशन पे आए। क्योंकि आप कभी भी देखिए जो एंड यूजर रहता है, जो ईटर रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होते। और जितने हमारे चैनल्स हमारे बड़े हुए हैं, क्योंकि एक मछली जब से वो कल्चर होती है या जब से उसका पालन होता है, जब तक वो खाई जाती है, तकरीबन वो 10 हाथों से निकलती है। तो हमें जो उसके हैंड्स हैं वो भी मिनिमाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो फार्मर है वो सबसे बड़ा कम मार्जिन पे काम करने वाला पूरे इकोसिस्टम में प्राणी है। तो हमें उसका मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। अगर फार्मर जिंदा रहेगा तो सारे इंडस्ट्री के जो डॉट्स हैं वो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज वो सब फेल हो जाएंगे। हमें पैरेलली हमें रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे कि हम जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं, हम कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, तो जिससे कि अगर आप फ्यूचर में जब आपके पास मास प्रोडक्शन होगा तो आप अपने एक्सपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमें सारे अप्रूवल्स का भी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो और हमारा सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मछली पालने से हम क्लाइमेट के लिए तो पॉजिटिवली काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कहीं पे हम वहाँ पे अगर यूट्रोफिकेशन हो जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या वहाँ पे हमारा पानी बहुत टाइम से स्टॉक है, वहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सी बार वाटर हाइसिंथ हो जा रहा है, तो हमें वाटर बॉडीज का भी प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब ये टाइम आ गया है कि हम प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी पे भी बात करें। केवल हमें प्रोड्यूस पे बात नहीं करना, हमें प्रोडक्टिविटी पे भी बात करना है। हमारी जितनी वाटर बॉडीज है वो सब की सब लो यूटिलाइज्ड है, तो उनका कैसे यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, हम कैसे उनसे प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।